जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र के विश्व की भूगोल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चार बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने ब्रह्मांड से रिलेटेड दो टॉपिक को कवर किया था। कौन कौन से वो टॉपिक थे दोस्तों? तो वे टॉपिक थे ब्रह्मांड से संबंधित अवधारणाएं और सौरमंडल। तो इन दो टॉपिकों से रिलेटेड जितने भी सवाल घटना चक्र में दिए गए थे दोस्तों, उसको मैंने कवर कर दिया है। क्योंकि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि ब्रह्मांड जो है एक काफ़ी लंबा टॉपिक है, इसीलिए वीडियो लंबा ना हो दोस्तों, इसीलिए इसको मैंने कई पार्टों में डिवाइड कर दिया है। ये हमारा जो है दोस्तों पार्ट 2 है। इस पार्ट 2 वाले वीडियो में हम लोग दोस्तों किस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे? तो याद रखना है दोस्तों, हम लोग इसमें सूर्य, बुध, याद रखना है दोस्तों, सूर्य, बुध, शुक्र और पृथ्वी, इससे रिलेटेड जितने भी सवाल दिए गए हैं दोस्तों घटना चक्र में, उसको हम लोग इस वीडियो में देखने वाला है। तो जिन लोगों ने दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है दोस्तों आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में ही स्टार लगा हुआ है दोस्तों कि सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं। तो याद रखना है दोस्तों, इसमें स्टार लगा हुआ है कि सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ कैसे होते हैं। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं दोस्तों। तो सूर्य के केंद्र में अत्यधिक उच्च तापमान कितना है दोस्तों? तो ये तापमान यहाँ पर इसका ताप परिसर दिया गया है दोस्तों, के कारण उपस्थित सभी पदार्थ गैस और प्लाज्मा के रूप में मिलते हैं दोस्तों, याद रखना है। उल्लेखनीय है कि प्लाज्मा जो है दोस्तों मैटर की ठोस, द्रव एवं गैस के अतिरिक्त चौथी अवस्था है। पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो प्लाज्मा कहा जाता है। पांचवी अवस्था को क्या कहा जाता है? तो आप सभी लोग जानते होंगे, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट पांचवी अवस्था को कहा जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में जो है दोस्तों स्टार लगा हुआ है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो सभी को मालूम होगा दोस्तों, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य जो उत्पादन होता है दोस्तों वो कैसे होता है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा जो होता है दोस्तों, सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, यानी नाभिकीय संलयन। तो दोस्तों तारों से मुक्त होने वाली ऊर्जा, उष्मा और प्रकाश का कारण नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। तारों में 1 से 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, याद रखना है दोस्तों, तापमान पर हाइड्रोजन के परमाणु आपस में संलयित होकर हीलियम का निर्माण करते हैं दोस्तों। ये दिया गया है ड्यूटेरियम के बारे में, और ये कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों हीलियम के नाभिक के रूप में, और क्या होता है? ऊर्जा मुक्त होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, हिड़क वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि हिड़क जो वलय है एक दृश्य है जिसे देखा जाता है दोस्तों केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर जो है दोस्तों हिड़क वलय को देखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। तो दोस्तों हिड़क वलय, जिसे हम लोग डायमंड रिंग के नाम से भी जानते हैं, का दृश्य जो है दोस्तों पूर्ण सूर्य ग्रहण यानी टोटल सोलर इक्लिप्स के समय, जब चंद्रमा सूर्य को पूर्णतः ढक लेता है, कि कुछ सेकंड पूर्व एवं कुछ सेकंड बाद परिधि रेखा पर दिखाई पड़ता है दोस्तों। याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है सूर्य ग्रहण कब होता है? तो प्रतिपदा में, यानी न्यू मून डे में जो होता है दोस्तों सूर्य ग्रहण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंचता है। यह स्थिति केवल प्रतिपदा यानी न्यू मून डे या अमावस्या को ही क्या होती है दोस्तों? तो होती है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो याद रखना है दोस्तों, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच में आ जाता है दोस्तों, तब सूर्य ग्रहण लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है दोस्तों, खग्रास यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्रों में ही दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है दोस्तों? तो याद रखना है, पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है दोस्तों। यही कारण है कि पूर्ण जो सूर्य ग्रहण है दोस्तों केवल सीमित भूभाग क्षेत्र में ही दिखलाई पड़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। इस स्थिति में पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर होता है वही
चंद्रमा की छाया पर पड़ती है। साथ ही पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाले चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। यही कारण है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण पृथ्वी के सभी भागों पर एक साथ दिखाई नहीं देता तथा यह केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई देता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों सूर्य का प्रभा मंडल, जिसे हैलो के भी नाम से हम लोग जानते हैं दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। तो पच्छाद मेघों के हिम स्फटिकों के कारण जो है होता है दोस्तों प्रभा मंडल उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी पच्छाद मेघों के हिम स्फटिकों में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन सी। तो दोस्तों चंद्रमा अथवा सूर्य के चारों ओर पच्छाद यानी सीरस एवं पच्छाद स्तरी यानी सीरो स्ट्रेटस बादलों में प्रतिबिंबन से बने श्वेत दुधिया रंग के छल्ले को प्रभा मंडल कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कि एक खगोलीय एकक यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट औसत दूरी है। तो याद रखना है दोस्तों 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, किसकी औसत दूरी होती है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कहलाती है दोस्तों 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों खगोलीय जो इकाई है लंबाई मापने की इकाई है। यह इकाई जो है दोस्तों सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी कितनी है? तो 150 गुना 10 पे पावर 6 किलोमीटर, यानी अगर देखा जाए तो कितना है दोस्तों? तो 1.496 मिलियन किलोमीटर के बराबर होती है दोस्तों एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नेक्स्ट है दोस्तों सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? तो याद रखना इंपॉर्टेंट सवाल है, यह है दोस्तों 150 इंटू 10 पे पावर 6 किलोमीटर। पूछ सकता है सवाल दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो याद रखना है दोस्तों कितनी है? तो 149.6 मिलियन किलोमीटर है दोस्तों, यानी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट है दोस्तों पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। तो पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर किस तारीख को होती है दोस्तों? तो याद रखना है 3 जनवरी को जो है दोस्तों पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। और इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उपसौर कहा जाता है। तो पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर जनवरी के प्रथम सप्ताह में होती है। इस स्थिति को पेरिहीलियन यानी उपसौर कहते हैं। इसके विपरीत जुलाई के प्रथम सप्ताह में पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक दूरी पर होती है। इस स्थिति को अपहीलियन यानी अपसौर कहते हैं। सामान्यतः उपसौर की स्थिति 4 जनवरी या उसके निकटतम तिथि यथा 2, 3, 5 जनवरी को होती है। उसी प्रकार अपसौर की जो स्थिति आती है दोस्तों वह 4 जुलाई या उसके निकटतम तिथि को होती है। नेक्स्ट दोस्तों सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? तो याद रखना है दोस्तों सूर्य का जो आकार है पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों नासा के अनुसार सूर्य का आकार पृथ्वी से 109.2 गुना बड़ा है। सूर्य की माध्य त्रिज्या कितनी है दोस्तों? याद रखना है यह है दोस्तों 6,95,508 किलोमीटर तथा पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है दोस्तों? तो 6,378 किलोमीटर। याद रखना है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। अब हम लोग दोस्तों बुध ग्रह से रिलेटेड अब तक जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस में पूछे गए हैं उनको हम लोग एक एक कर देखेंगे। तो फर्स्ट सवाल है दोस्तों, ये दिया गया है डायग्राम से सवाल पूछा गया दोस्तों, तो काफी पुराना सवाल है, इसे मैं स्किप कर रहा हूं। नेक्स्ट है सवाल दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो वह है दोस्तों बुध। कितने दिन में चक्कर लगाता है दोस्तों? तो 88 दिनों में जो है दोस्तों यह सूर्य की एक परिक्रमा कर लेता है। तो सौर मंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिसमें बुध ग्रह जो है की अवधि है जो है दोस्तों सबसे कम है, और यह सूर्य के सबसे नजदीक का भी ग्रह है दोस्तों। कल हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ग्रह युग्मों में से कौन बिना उपग्रह के है? तो किसका कोई भी उपग्रह नहीं है दोस्तों? तो याद रखना इंपॉर्टेंट सवाल है कि बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों मरकरी एवं वेनस ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है। सूर्य और पृथ्वी के बीच होने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इंटीरियर प्लैनेट्स भी कहा जाता है। तो याद रखना है, यह भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुष धुति निर्धारित करता है। काफी टफ हिंदी लिखा गया है दोस्तों, चाक्षुष धुति निर्धारित करता है। दूसरा कथन है दोस्तों, बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल एक स्टेटमेंट जो है, यानी किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुष धुति निर्धारित करता है, यह स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों
परावर्तित प्रकाश में देखने पर किसी पिंड का एल्बिडो उसकी चमक अर्थात चाक्षुष द्युति निर्धारित करता है। बुध बहुत अधिक मात्रा में सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है, किंतु इसका एल्बिडो पृथ्वी की तुलना में बहुत कम होने के कारण इसमें चमक कम होती है। सूर्य का एल्बिडो लगभग कितना होता है दोस्तों, तो 0.3 होता है, जबकि बुध का एल्बिडो कितना होता है दोस्तों, तो 0.1 होता है। अब हम लोग दोस्तों शुक्र से रिलेटेड अब तक जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस में पूछे गए उनको हम लोग एक एक कर देखेंगे। तो फर्स्ट सवाल है दोस्तों हमारा शुक्र से रिलेटेड, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। तो याद रखना है दोस्तों, शुक्र जो है दोस्तों सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसका तापमान दिया गया है दोस्तों कितना, तो 464 डिग्री सेल्सियस या 737 केल्विन। नेक्स्ट है दोस्तों, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहा जाता है, तो सभी को मालूम हो जाएगा दोस्तों, वेनस को जो है यानी शुक्र को इवनिंग स्टार कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, तो शुक्र ग्रह को सुबह का तारा अथवा भोर का तारा और सायकाल का तारा यानी इवनिंग स्टार कहा जाता है, तथा मंगल को क्या कहा जाता है, तो रेड प्लैनेट यानी लाल ग्रह कहा जाता है दोस्तों। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि शनि जो है दोस्तों छल्लों से युक्त ग्रह है। किसका घनत्व सबसे कम है दोस्तों, याद रखना है, ग्रहों में सबसे कम घनत्व शनि का और सबसे ज्यादा किसका है दोस्तों, तो सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, तो पृथ्वी का है, याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शुक्र को। तो दोस्तों शुक्र ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है, इसे सांझ का तारा भी कहा जाता है। शुक्र सूर्य के दूसरा सबसे निकटतम ग्रह तथा रात्रि में आकाश में सबसे चमकीला प्राकृतिक ग्रह है। समान आकार तथा द्रव्यमान के कारण इसे पृथ्वी की बहन के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों, याद रखना है। फिर कथन और कारण से रिलेटेड सवाल है कि शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभव है। बिल्कुल सही है दोस्तों। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां दिया गया कि शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सॉरी हाँ, तो ये तो पहला सही है दोस्तों कि कथन सही है कि शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभव है। और कारण दिया गया है क्या दोस्तों, कि शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का अत्यधिक उच्च स्तर है, यह भी स्टेटमेंट सही है। और ये जो कारण है दोस्तों कथन की सही व्याख्या भी कर रहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। तो दोस्तों शुक्र ग्रह पर वायुमंडल के प्रमाण उपलब्ध हैं। शुक्र के वायुमंडल में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड का ही संकेंद्रण है। इसके अतिरिक्त शुक्र की सतह का तापमान औसतन कितना है, तो 464 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। उपयुक्त कारणों कौन कौन से, तो अत्यधिक तापमान और कार्बन डाइऑक्साइड से शुक्र पर जीवन की संभावना अत्यधिक कम हो जाती है। अतः कथन एक और कारण दोनों सही है, और कारण जो है दोस्तों कथन की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम कौन सा है, तो वह कौन सा है दोस्तों, तो वह शुक्र है। तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन यानी सिस्टर प्लैनेट के भी नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त इस ग्रह को सर्वाधिक चमकीला ग्रह, सुबह का तारा, शाम का तारा आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है दोस्तों। और ध्यान रखना है दोस्तों, बुध और शुक्र के पास जो है दोस्तों कोई भी उपग्रह नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, मैगेलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया, तो याद रखना है दोस्तों यह भेजा गया था शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो मैगेलन अंतरिक्ष यान को रडार मैपिंग मिशन के तहत शुक्र ग्रह पर वर्ष 1989 में जो है दोस्तों भेजा गया था। अब हम लोग दोस्तों पृथ्वी से रिलेटेड यानी अर्थ से रिलेटेड अब तक जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस में पूछे गए हैं दोस्तों उनको हम लोग एक एक कर देखेंगे। और काफी ज्यादा इसमें सवाल आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, और काफी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। तो फर्स्ट सवाल है दोस्तों हमारा पृथ्वी से रिलेटेड, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो पृथ्वी को सबसे पहले अरस्तु ने बताया था दोस्तों कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो गोलाकार है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अरस्तु, यानी जिसे हम लोग एरिस्टोटल के भी नाम से जानते हैं।
तो दोस्तों यूनानी दार्शनिक अरस्तु, इनका कब से कब तक है दोस्तों समय, तो 384 से 322 ईस्वी पूर्व में अपनी पुस्तक जो है दोस्तों ऑन द हेवेंस के द्वितीय खंड के 14वें अध्याय में स्पष्ट लिखा है कि पृथ्वी गोलाकार है। अंग्रेजी भाषा में यह पुस्तक J.L. स्टोक द्वारा अनुदित है। टॉलमी तथा स्ट्रैबो पहली एवं दूसरी शताब्दी के तथा कॉपरनिकस जो थे दोस्तों, याद कीजिए 15वीं शताब्दी के दार्शनिक थे। अतः स्पष्ट है कि सबसे पहले अरस्तु ने यह उल्लेख किया कि पृथ्वी जो है दोस्तों गोलाकार है। कॉपरनिकस ने क्या बताया था दोस्तों, याद कीजिए पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि सूर्य जो है दोस्तों, सूर्य जो है क्या है, सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी जो है दोस्तों या अन्य सभी ग्रह इसके क्या करते हैं, तो चक्कर लगाते हैं सूर्य के। यह बताया था किसने पहली बार, तो कॉपरनिकस ने बताया था। नेक्स्ट है दोस्तों, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका नाम है दोस्तों ग्रीन प्लैनेट। तो दोस्तों पृथ्वी पर जीवन इस पर पाई जाने वाली पारिस्थितिकी के कारण है। पारिस्थितिकी के कारण ही पृथ्वी ग्रह को ग्रीन प्लैनेट की संज्ञा दी जाती है। पृथ्वी का व्यास कितना है, याद रखना है 12,800 किलोमीटर है दोस्तों पृथ्वी का व्यास। और याद रखना है ये दोनों व्यास जो है इंपॉर्टेंट है, ये अप्रोक्सीमेट व्यास है दोस्तों, और एग्जैक्ट अगर हम देखा जाए तो ये भी तो एग्जैक्ट ही नहीं है, लेकिन ये मोटा मोटी अगर देखा जाए दोस्तों तो ये कितना था 12,756 किलोमीटर। नेक्स्ट है कथन और कारण से रिलेटेड सा, पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। फिर है दोस्तों कारण, पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है। तो यह भी सही है, पृथ्वी जो है दोस्तों एक परिशुद्ध गोला नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए गलत है किंतु परंतु आर सही है। तो यह सही है दोस्त, ये जो है दोस्तों पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है दोस्तों। तो कथन तो गलत हो गया, लेकिन कारण इसका जो है दोस्तों बिल्कुल सही है, घटता नहीं है दोस्तों। ध्रुवों पर जो होता है वजन काफी ज्यादा होता है, याद रखना है आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका डी। तो पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है। इसी बल के प्रभाव के फलस्वरूप विषुवत रेखा पर किसी पिंड का भार सबसे कम होता है और उच्च अक्षांशों यानी ध्रुवों पर, जैसा मैंने आपको बताया था दोस्तों, अधिक होता है तथा ध्रुवों पर क्या होता है, सर्वाधिक होता है। अतः कथन ए गलत है। पृथ्वी की आकृति जो होती है दोस्तों ऑब्लेट स्फेरॉइड यानी गोलाभ के सर्वाधिक निकट है। इस आकृति को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो जियोइड भी कहा जाता है। अतः पृथ्वी परिशुद्ध गोला नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों, पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है। तो यह है दोस्तों श्यान द्रव, यानी पृथ्वी के तरल अभ्यंतर कहने का मतलब दोस्तों आउटर कोर। आउटर कोर के समान ही चंद्रमा का अभ्यंतर भी श्यान द्रव होता है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, भूपर्पट्टी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है। तो सभी को मालूम होगा जो दोस्तों कौन पाया जाता है सबसे ज्यादा रासायनिक तत्व, तो पाया जाता है दोस्तों ऑक्सीजन। कितना, तो 46.60% पाया जाता है दोस्तों ऑक्सीजन। नेक्स्ट है दोस्तों, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है। तो कितना समय लेता है दोस्तों, तो 8 मिनट का समय लगभग लेता है। बीपीएससी में एक सवाल आया था दोस्तों, तो उसमें उन्होंने आंसर इसका ई दिया था, ये दिया भी गया है दोस्तों 2019 में। तो सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लेता है। तो यही सवाल दिया गया था दोस्तों कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, तो कई लोगों ने 8 मिनट टिक आउट किया था। देखिए यहाँ पर इन्होंने ये बीपीएससी 38 बीपीएससी प्री में 1992 में इसका आंसर इन्होंने 8 मिनट सही लगाया है। लेकिन जब ये क्वेश्चन इन्होंने 2019 में पूछा तो इसका 8 मिनट आंसर ना देकर इसमें 19 सेकंड को भी खुद को बचाने के लिए इसका आंसर क्या दिया दोस्तों, ई उन्होंने इसका आंसर लगाया। क्योंकि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, लोगों ने यही सोचा कि 8 मिनट ही इसका करेक्ट लगभग 8 मिनट होगा, लेकिन 19 सेकंड को भी उन्होंने काउंट कर लिया और इसका ऑप्शन क्या दिया दोस्तों, सही आंसर ई दिया। तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। तो वह है दोस्तों पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का जो तारा है वह सूर्य है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम है। तो याद रखना है दोस्तों मंगल जो है दोस्तों पृथ्वी से निकटतम है।
तो पृथ्वी से औसत दूरी के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का क्रम क्या है? तो शुक्र जो है दोस्तों वह 41.4 मिलियन किलोमीटर है, यानी सबसे नजदीक यही है दोस्तों। उसके बाद मंगल है और उसके बाद कौन सा है दोस्तों? तो वह बुध है। नेक्स्ट है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है तो कितना समय लगता है दोस्तों? तो 365.25 दिन लगता है दोस्तों एक परिक्रमा करने में सूर्य की। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365.2563 दिन या 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9.51 सेकंड का समय लगता है। इसे सौर वर्ष कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? अगेन भी सवाल है दोस्तों, आईएएस प्री में पूछा गया है, तो याद रखना है किस वेग से चक्कर लगाती है दोस्तों सूर्य की? तो 30 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से जो है दोस्तों वह पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड यानी लगभग 30 किलोमीटर पर सेकेंड के वेग से चक्कर लगाती है। यह गति जो है दोस्तों प्रकाश की गति के तुलनात्मक है। नेक्स्ट है दोस्तों, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? स्टार लगा हुआ है दोस्तों इस क्वेश्चन में। तो दोस्तों याद रखना है कि पृथ्वी की विषुवत रेखा की परिधि लगभग कितना है? तो यह है दोस्तों 40,090.28 किलोमीटर। इस दूरी को पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में तय कर लेती है। अर्थात पृथ्वी की अपनी धुरी पर परिभ्रमण की गति जो है दोस्तों कितना हो गया? तो 40,090.28 किलोमीटर डिवाइड बाय 24 आवर, यानी लगभग कितना हो गया दोस्तों? तो 1670 किलोमीटर पर आवर। इस आधार पर प्रति मिनट पृथ्वी की गति कितनी हो गई दोस्तों? तो 1670 किलोमीटर पर मिनट हो गया, जो कि कितना आ रहा है दोस्तों? तो 27.8 किलोमीटर पर मिनट होगी। किसी भी विकल्प में जो है दोस्तों अभीष्ट उत्तर नहीं है, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि है, तो यह कितना है दोस्तों? तो 40,000 किलोमीटर है दोस्तों पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि। नेक्स्ट है, पृथ्वी की परिक्रमण धुरी यानी ध्रुवीय धुरी सदा झुकी होती है, तो याद रखना है दोस्तों दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे कि जो पृथ्वी की परिक्रमण धुरी होती है सदा झुकी होती है, तो दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर झुकी होती है दोस्तों। तो दोस्तों पृथ्वी की परिक्रमण जो धुरी है सदा दीर्घवृत्तीय धुरी से, सभी कोई जानते हैं दोस्तों कि झुका हुआ है 23.5 डिग्री, लेकिन कैसे ये इसमें बताया गया है कि दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर झुकी होती है। इस झुके हुए अक्ष के सहारे ही पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। अपने अक्ष का एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को लगभग 24 घंटे का समय लगता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की अक्ष पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष पर 23.5 डिग्री आनत है, तो यह स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र की अक्ष है पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष पर 23.5 डिग्री का आनत है, यानी झुका हुआ। पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा में एक प्रायद्वीप है, तो यह भी स्टेटमेंट गलत है दोस्तों कि उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का जो चुंबकीय ध्रुव है उत्तरी कनाडा में एक प्रायद्वीप में है, यह भी स्टेटमेंट गलत है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरती है, तो यह जो है बात जो है दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट है कि पृथ्वी की जो चुंबकीय विषुवतीय रेखा है वह दक्षिण भारत में थुम्बा से होकर गुजरती है। काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपको ध्यान में भी रखना है कि यह जो स्टेटमेंट दिया गया है वह बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी केवल 3 सही है। अब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, उससे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष अलग होता है न कि 23.5 डिग्री पर, अतः कथन एक असत्य है। प्रश्न काल में उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा के क्वीन एलिजाबेथ द्वीप पर उत्तरी ध्रुव से 1300 किलोमीटर की दूरी पर था दोस्तों, न कि प्रायद्वीप पर, आइलैंड पर था दोस्तों, न कि प्रायद्वीप पर यानी पेनिनसुला पर। इस प्रकार कथन 2 भी गलत है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवतीय रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा के निकट कितना डिग्री दोस्तों? तो 9 डिग्री नॉर्थ से 77 डिग्री ईस्ट से गुजरती है। ज्ञातव्य है कि पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव और चुंबकीय विषुवत रेखा गतिशील है। 1960 के दशक में उत्तरी ध्रुव
यानी कितना दोस्तों, तो 78 डिग्री पूर्व तथा 75 डिग्री उत्तर में था। वर्ष 2020 में उत्तरी चुंबकीय ध्रुव 164 डिग्री पूर्व तथा 86.5 डिग्री उत्तर में था तथा दक्षिणी ध्रुव जो है दोस्तों 135 डिग्री पूर्व तथा 64 डिग्री दक्षिण में था। अतः वर्तमान में चुंबकीय विषुवतीय रेखा थुम्बा से दूर है, इसीलिए इसे उपग्रह प्रक्षेपण हेतु उपयुक्त स्थान मानकर यहाँ TERLS यानी थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना की गई है दोस्तों। यह केरल के, याद रखना इंपॉर्टेंट सवाल है, तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों कथन है हमारा, पृथ्वी के अक्ष के ऊपरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। तो यह स्टेटमेंट सभी को मालूम होगा दोस्तों कि पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव, और दक्षिणी सिरे को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है। तो यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों गलत है कि 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई जो होती है विषुवत रेखा की आधी होती है। फिर है दोस्तों, पृथ्वी के अक्ष की समांतरता है। तो यह स्टेटमेंट सही है दोस्तों कि पृथ्वी के अक्ष की समांतरता है। फिर है दोस्तों, अपसौर जो है अवस्था में पृथ्वी के परिभ्रमण की गति तीव्र होती है। तो यह गलत है दोस्तों। परिभ्रमण की जो गति होती है एपिहीलियन में यानी अपसर में, वो क्या होती है दोस्तों, तो वह मंद होती है, याद रखना है। तो इसमें केवल स्टेटमेंट जो है दोस्तों 1 और 3 ही सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों उत्तरी ध्रुव पृथ्वी पर सबसे उत्तरी बिंदु है, अर्थात पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को ही उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, अतः कथन एक सही है। 45 डिग्री अक्षांश जो है दोस्तों रेखा विषुवत रेखा एवं ध्रुवों के मध्य भाग से होकर गुजरती है। इसका कोसाइन कितना है दोस्तों, 45 डिग्री, तो 0.707। अतः इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों, तो ये दिया गया है 28,343.832 किलोमीटर है। जबकि विषुवत रेखा की लंबाई कितना है दोस्तों, तो 40,090.28 किलोमीटर है। अतः यह विषुवत रेखा की आधी न होकर आधे से अधिक है दोस्तों, याद रखना। 60 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा की आधी होती है, याद रखना, जिसका कोसाइन होता है दोस्तों 0.5। पृथ्वी के दोनों अक्ष जो है दोस्तों 23.5 डिग्री पर झुके हुए हैं और स्वयं के प्रति समानांतर भी है, अतः कथन 3 सही है। अपसौर की स्थिति में 4 जुलाई की निकटतम तिथि को होती है, याद रखना है, जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होती है। अपसौर के समय पृथ्वी के परिभ्रमण की गति जो होती है दोस्तों कम हो जाती है, याद रखना है, और उपसौर में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो तेज होता है। नेक्स्ट है, दिन रात जिस कारण होता है वह है। तो सभी को मालूम होगा दोस्तों परिभ्रमण के कारण जो है दोस्तों दिन रात होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो अपने अक्ष के सहारे पृथ्वी का घूर्णन यानी रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस भू परिभ्रमण कहलाता है। भू परिभ्रमण के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात होता है। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है। तो याद रखना है दोस्तों, इजी सवाल है, भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है दोस्तों। तो दोस्तों सूर्य वर्ष में 2 बार यानी 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों डेट जो है दोस्तों पूछे जाते हैं, आपको ध्यान में रखना। विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। वर्ष की इन 2 तिथियों को पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन एवं रात की अवधियां बराबर अर्थात 12-12 घंटे की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता से होता है। तो यह होता है दोस्तों किसके कारण, तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के कारण और धुरी पर 23.5 डिग्री अंश के झुकाव के कारण जो है दोस्तों क्या होता है, मौसम परिवर्तन होता है। यानी पृथ्वी के परिक्रमण, याद रखना है दोस्तों, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण जो होता है दोस्तों मौसम परिवर्तन होता है। लेकिन परिभ्रमण के कारण क्या होता है दोस्तों, तो परिभ्रमण के कारण दिन रात होता है। तो दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखना है आपको दोस्तों। तो दोस्तों मौसम परिवर्तन में सबसे बड़ा योगदान पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का झुका होना है। इसके अतिरिक्त सूर्य से पृथ्वी की दूरी में परिवर्तन की भी इसमें भूमिका रहती है दोस्तों। नेक्स्ट है, मौसम बदलने का क्या कारण है। तो मौसम बदलने का क्या कारण है दोस्तों, तो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, वो अपने अक्ष पर झुका होना जो है दोस्तों मौसम बदलने का कारण है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो, वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो दोस्तों, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है दोस्तों सबसे पहले आपको मिल सके। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए। उदाहरणार्थ दिल्ली शहर, दिन में उदाहरणार्थ दोपहर 12 बजे वहां का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में सामान्यतः अधिक होगा। क्यों होगा दोस्तों ऐसा? तो याद रखना है किसके कारण ऐसा होगा। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, यह होगा पृथ्वी पर गिरने वाले सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी होती है, इस कारण ऐसा होगा दोस्तों। क्या? तो तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में सामान्यतः अधिक होगा। तो दोस्तों 21 मार्च एवं 23 सितंबर की स्थिति को सूर्य 2 बार विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य विषुवत रेखा एवं कर्क रेखा के बीच यानी 6 माह रहता है। उस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें अधिक तिरछी पड़ती है। इसके विपरीत 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य विषुवत रेखा से मकर रेखा के बीच रहता है। इस समय जो है दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु एवं उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। इस समय सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में अधिक तिरछी पड़ती है। सूर्य की किरणों के तिरछेपन के कारण ही सूर्य के चमकने वाले गोलार्ध के विपरीत वाले गोलार्ध के ध्रुवीय क्षेत्र 6 माह तक अंधेरे में रहते हैं। दोस्तों यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित दिल्ली शहर में शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक रहता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? तो याद रखना है दोस्तों, हमारे वर्ष की अवधि क्या हो जाएगी दोस्तों? कम हो जाएगी। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए दोस्तों तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी दोस्तों, यही प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 1/4 कम कर दी जाए तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाली पृथ्वी की कक्षा छोटी हो जाएगी। फलतः पृथ्वी पर 365.25 दिन का होने वाला वर्ष छोटा हो जाएगा। क्योंकि पृथ्वी की कक्षा छोटी हो जाने पर सूर्य से वर्तमान दूरी कितना है दोस्तों? अभी तो 149.6 मिलियन किलोमीटर से कम दूरी होगी। इसलिए पृथ्वी की गति क्या हो जाएगी दोस्तों? बढ़ जाएगी। जब गति बढ़ जाएगी दोस्तों तो क्या हो जाएगा? हमारा जो है सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों की परिभ्रमण जो गति है दोस्तों वो भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों कथन और कारण से रिलेटेड सवाल। कथन है कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाता है। फिर है दोस्तों पृथ्वी, कारण दिया गया पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। तो यह बात बिल्कुल सही है और इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिलता है। तो कारण तो इसका सही दिया गया दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, यानी आर गलत, कारण कथन गलत है इसका, यानी कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं, ऐसा नहीं है। कारण इसका सही है दोस्तों कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। तो दोस्तों यह सही है कि अधिकांश कृत्रिम उपग्रह जो है पृथ्वी से पूर्व दिशा की ओर प्रक्षेपित किए जाते हैं क्योंकि इससे उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। लेकिन हमेशा और सभी उपग्रह पूर्व दिशा की ओर प्रक्षेपित नहीं किए जाते हैं। ध्रुवों का चक्कर लगाने वाले कुछ उपग्रह उत्तर या दक्षिण की ओर प्रक्षेपित किए जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है पृथ्वी के परितक घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद क्या होगा दोस्तों? तो पृथ्वी के परितक उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्षा में घूमती रहेगी दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह के बाहर गिराई गई कोई वस्तु उपग्रह के समान ही पृथ्वी का चक्कर काटने लगती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार यानी मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना होता है? तो यह बना होता है दोस्तों लोहा का। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है? तो पृथ्वी की संरचना में कठोर आंतरिक क्रोड यानी इनर कोर एवं मेंटल के लौह यानी आयरन और निकेल की संयुक्त रूप से लगभग कितना है दोस्तों? तो 2260 किलोमीटर मोटी द्रवित परत है यानी लिक्विड लेयर है दोस्तों, जिसे बाहरी क्रोड यानी आउटर कोर कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी को मालूम होगा दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों। क्या? तो विश्व पृथ्वी दिवस।
नेक्स्ट है दोस्तों, पृथ्वी दिवस एक वार्षिक समायोजन है जिसे 22 अप्रैल को विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है। अब हम लोग दोस्तों मंगल ग्रह से रिलेटेड अब तक जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस प्री में पूछे गए हैं दोस्तों, उनको हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट सवाल है मंगल ग्रह से रिलेटेड, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है, सही है। तो यह है दोस्तों मंगल विषय के बारे में ऐसा कहा जा रहा है। तो दोस्तों पृथ्वी के दिन का मान 23 घंटा 56 मिनट व 23 सेकेंड और उसके अक्ष का जो झुकाव है दोस्तों 23 अंश और कितना है दोस्तों, तो 27 मिनट है। दिन की अवधि जो है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं दोस्तों। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है दोस्तों आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।